हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो ATG 12A और 23C, ये जो रजिस्ट्रेशन है, इन रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए या फिर आपका अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कोई भी ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी या सेक्शन 8 की कंपनी, उसको अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो आपको वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपको अप्लाई करने के बाद रेडी रखने हैं। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा होगा जो कि आपके पास नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने में या रिन्यूअल कराने में प्रॉब्लम आएगी। नया प्रोसेस है, नए प्रोसेस के रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। नए इनकम टैक्स पोर्टल पर भी अब ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बट उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं ताकि आपका अप्रूवल जल्दी से जल्दी हो सके और किसी भी तरह का कोई रिजेक्शन ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। वीडियो पूरा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटा वीडियो है, टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम रहेगा। मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कराने हैं वो 12A और 80G दोनों के लिए ही रेडी रखने हैं, बिकॉज ऑफ इसमें जो है सिमिलर डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इसमें क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है कि आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है अप्लाई करते हुए। तो अब जो उसका फॉर्म 10 है उसमें क्या हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलता था पहले 12AA होता था ये, तो वो अलग आपको अप्लाई करना होता था और 80G का अलग। अब आपको जो है केवल सिंगल फॉर्म के अंदर ही दोनों आप ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग 12A रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा 12A के लिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप रिन्यूअल करा रहे हैं तो भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। ये फिर से आपको सबमिट कराने होंगे क्योंकि हर साल 5 साल बाद इनका रिन्यूअल होगा, तो हो सकता है कि जो ऑफिसर पहले थे वो जब तब तक चेंज हो चुके हों। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और ये वेरीफाई कराने हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और सोसाइटी और रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। सबसे पहले आपको अपने ट्रस्ट का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आपका ट्रस्ट, एनजीओ या फिर जो भी कंपनी है, मैं एनजीओ यहाँ पर वर्ड यूज कर लेता हूँ, वो रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी यहाँ पर अटैच करनी है। किसी भी लैंग्वेज में वो हो सकती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जिस भी स्टेट में रेजिडेंस है आपका और जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आपको कन्वर्ट करा के ये चीज़ें अटैच करनी होगी। इंग्लिश के साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज में भी अटैच करना होगा। अगर आप केवल इंग्लिश में कर देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको बाद में कन्वर्जन कराना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले से उसको कन्वर्ट करा लीजिए, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज हो आप दोनों चीज़ें अटैच कीजिए। नेक्स्ट आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग एडॉप्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपने पिछले कुछ सालों में अपने ट्रस्ट में कोई मॉडिफिकेशन किया है या फिर कोई नई पॉलिसी आप लेकर आए हैं या फिर ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज हुआ है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स सेल्फ सर्टिफाइड वो भी रेडी रखना है। जो एक तरह से हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री, अगर आपने कोई ट्रस्ट की दोबारा से डीड बनाई है तो वो सारी चीज़ आपको रखनी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा MOA, ट्रस्ट डीड, ये आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड रखनी है। सेल्फ अटेस्टेड अब यहाँ पर आता है कि जी सब जगह सेल्फ सर्टिफाइड या सेल्फ अटेस्टेड लिखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इस पर सभी ट्रस्टीज़ को साइन करने रिक्वायर्ड है। एक ट्रस्टी जो भी अपना अपॉइंटमेंट करते हैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या किसी को ऑथराइजेशन दे देते हैं या फिर जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या अगर सोसाइटी है तो उसके जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पर साइन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एनजीओ। तो आपको स्टैंप लगाकर उसके नीचे आपको अपना जो भी आपका ऑथराइजेशन है वो मेंशन करते हुए स्टैंप लगाकर यहाँ साइन करने हैं। अब आता है अगर आपका ये ट्रस्ट जो है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर रन कर रहा है तो आपको लैंडलॉर्ड से NOC लेनी होगी। अगर ये खुद के जो ओनर्स हैं, ओनर्स का मीन्स यहाँ पर जो ट्रस्टी है, चेयरपर्सन है या फिर डायरेक्टर्स है, अगर उनके खुद के लैंड पर या खुद की बिल्डिंग में चल रहा है तो भी आपको यहाँ पर NOC अटैच करनी है। पैन कार्ड KYC जनरल है तो पैन कार्ड आपको लेना ही लेना है, एनजीओ ट्रस्ट या फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अटैच करना है या हाउस टैक्स की रसीद या वाटर बिल आप अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 7 है, ये ध्यान से देखिएगा, जो ट्रस्ट या फिर आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी भी साल या करंट फाइनेंशियल से पहले किसी भी साल में जिसके लिए आपने पहले एप्लीकेशन जो सबमिट किए थे उनकी
साथ साथ जो आपके जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, जब आपने उनके जो डॉक्यूमेंट्स या एनुअल फाइलिंग आप किसको कह सकते हैं, जो आपने सबमिट किए थे, वो आपको सारे के सारे सेल्फ सर्टिफाइड यहाँ पर अटैच करने होते हैं। एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जो आप अपने एनजीओ का जो आप बैलेंस शीट या इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जो बनाते हैं, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने पिछले सालों के सभी अटैच करने रिक्वायरमेंट है। आप लेटेस्ट 3 इयर्स के यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी आपके एनुअल अकाउंट्स हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप अगर यहाँ पर जो अकाउंट्स है वो सेल्फ सर्टिफाइड लगाते हैं तो भी आपका ये इजीली हो जाएगा। बट आप कोशिश कीजिए जो आपके एनुअल अकाउंट्स है जिसमें आपने डोनेशन रिसीव किया है, जो एक्सपेंडिचर किए हैं, उनको आप जो है CA सर्टिफाई करा लीजिए। बिकॉज अगर आप इनको सर्टिफाइड करा लेते हैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि आपने ये एक्सपेंस किए हैं, आपने इतना डोनेशन लिया है और उसका इतना एक्सपेंस हुआ है, कि बाद में रिजेक्ट होने के चांस है वो कम हो जाते हैं। जो ऑफिसर हैं वो चेक करते हैं कि आपने किसी थर्ड पार्टी से अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा लिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट 3 इयर्स के, जिस साल में भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पिछले 3 सालों के आपके एनुअल जो भी आपने एनुअल अकाउंट सबमिट किए हैं, जो ITR फाइल किए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर रेडी रखने हैं। वो अभी अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको ये फाइनली सबमिट कराना होगा। एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरा ट्रस्ट नया रजिस्टर्ड हुआ है तो मैं क्या करूँ? तो आप अगर आपका ट्रस्ट बिल्कुल नया रजिस्टर्ड है या फिर आपके पिछले साल के अकाउंट्स नहीं बने हैं तो भी आप इसको करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें आपको ये चीज़ अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो फॉर्म है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डेट आती है, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपका जो है नया ट्रस्ट अभी रजिस्टर्ड हुआ है या NGO। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है नोट ऑफ एक्टिविटीज़। जो भी आप अपने ट्रस्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव्स की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक नोट रेडी करना है। वो नोट आप ध्यान दीजिएगा एप्लीकेशन के टाइम पर आपको अटैच करना है, तभी आपको एक क्लेरिफाई हो पाएगा। ऑफिसर को कैसे पता लगेगा कि आप अपने ट्रस्ट में क्या काम करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 है, इसमें आता है कि आपने अगर अब से पहले ओल्ड लॉ में जो लास्ट ईयर क्या था कि जो फॉर्म फाइल होता था 12AA 12A, तो उसमें या फिर 12A में अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन पहले अप्लाई किया है और वो आपका रिजेक्ट हो गया है, तो उसका रिजेक्शन का एक ऑर्डर पास होता है। तो वो ऑर्डर भी आपको जो है साथ के साथ यहाँ पर अटैच करना होगा, क्योंकि ये पहले से ही इसमें कॉलम आता है, ये पूछता है कि आपने इससे पहले भी अप्लाई किया था क्या, और फिर उसमें ये रीजन्स भी लिखे होते हैं कि हाँ सर अप्लाई तो किया था बट इन रीजन्स की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा वो जो रीजन्स है वो दोबारा से नहीं होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन की और रिन्यूअल की दोनों की बात हो रही है। जितने भी ऑर्डर्स हैं आपके, अगर आपका सैंक्शन का ऑर्डर है कि आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है और आपको सैंक्शन मिला हुआ है, आपके पास रजिस्ट्रेशन है वैलिड, तो भी आपको कॉपी यहाँ पर अटैच करनी ही करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको 12A के लिए डॉक्यूमेंट्स बता दिए, अब मैं आपको 80G के लिए बता देता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक फॉर्म में ही दोनों चीज़ें अप्लाइड करते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, सारे के साथ आप अटैच करिए। एक पर्टिकुलर साइज़ है जो कि पोर्टल पर दिया हुआ है, उस साइज़ के अंदर आप ये सारी स्कैन कॉपी सेल्फ सर्टिफाइड करके अटैच कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हैंड टू हैंड हो जाएगा। आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग 80G रजिस्ट्रेशन। तो वही सेम चीज़ है जो ऊपर मैंने बताया था आपको। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी आपका NGO है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका MOA ट्रस्ट डीड जो भी अवेलेबल है, NOC फ्रॉम लैंडलॉर्ड ये भी सेम हो गया, पैन कार्ड ये सेम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, प्रूफ ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो भी आपने एक्टिविटीज़ की हैं वो सारी की सारी आपको रखनी है। तो देखिए दोनों में ना कॉमन पॉइंट्स हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए कि आप 12A और 80G दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 में क्या आता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट। अगर आपका पुराना रजिस्टर्ड है NGO तो उसका जो है लास्ट 3 ईयर की प्रोग्रेस रिपोर्ट कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया है, कितना ट्रस्ट वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, वही 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है लास्ट 3 ईयर्स की, जो है आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट पेमेंट, बेसिकली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और आप इनको सर्टिफाइड कीजिए, खुद से सर्टिफाई करके अटैच करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो भी आपने कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है उन सारे कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने वो आपको डोनेशन दिया है उनकी एक आपको लिस्ट
रेडी रखने हैं। वैसे तो ये लॉ में लिखा हुआ है कि आप जब भी डोनेशन इसे लेते हैं तो उसका प्रॉपर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो उसकी एक आपको लिस्ट तैयार कर लेनी है कि पर्टिकुलर उनका नाम ये है, एड्रेस ये है, पैन नंबर ये है और उनका इतना अमाउंट इस डेट में रिसीव हुआ है। तो ये 5 चीज़ें आपको तैयार करते हुए एक लिस्ट तैयार करनी है, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे ऑफिसर मांगेंगे। अगर पुराना आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, ये नए के लिए अप्लाइड नहीं होगी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। इसमें से जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप वो अटैच कीजिए। अगर आपका नया ट्रस्ट है तो फिर तो आपको ये चीज़ें लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर कुछ चीज़ ऐसी है जो नया ट्रस्ट होने के साथ साथ भी आपको लगानी होगी। अब यहाँ पर आता है मैनेजमेंट की बात हो रही है पॉइंट नंबर 10 में, कि जो मैनेजमेंट है, जो ट्रस्टीज़ हैं, गवर्निंग बॉडी ऑफ ट्रस्टीज, उनके नाम, पैन नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको सबमिट करने हैं। इसकी एक लिस्ट तैयार करके रखनी है, ये भी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट होगा। पॉइंट नंबर 11, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस कैरिंग आउट बाय इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपका प्योर एक एनजीओ है जिसमें आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी नहीं करते हैं, फिर तो आपको ये लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर हो सकता है कि आपका कोई एनजीओ इस तरह का हो कि वो हॉस्पिटल टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि जो सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट होती है, पर जो उसमें आप सप्लाई करते हैं मेडिसिन की, इक्विपमेंट की, तो उस पर वो एक बिजनेस एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंसीडर की जाती है। तो वो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एनजीओ किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है इनकम अर्न करने के लिए, तो वो वाली चीज़ें आपको अटैच करनी है। पॉइंट नंबर 12 में आता है डिटेल्स ऑफ शेयर, सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टी परचेज बाय ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम एनी इंटरेस्टेड पर्सन। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसका एक क्लोज अलग से दिया हुआ है कि जो ट्रस्टीज़ हैं या जो भी बेनिफिशियरी हैं, ट्रस्ट के बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जिनका, उन सभी के रिगार्डिंग उनकी जो शेयर्स, सिक्योरिटी या कोई भी अदर प्रॉपर्टी अगर उनसे ट्रस्ट ने परचेज की है, वो आपको डिटेल्स रेडी रखनी है और वो वहाँ पर सबमिट करनी है। कि जैसे आप बैलेंस शीट सबमिट करेंगे तो उसमें आपके बैलेंस शीट में सारी चीज़ें आएंगी कि इतनी प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी, इतने शेयर्स हैं, तो वो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये चीज़ें पहले से ही एक लिस्ट तैयार करके रखनी है कि इसमें कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड, जो कि ट्रस्ट का ट्रस्टी हो, चेयरपर्सन हो या फिर मैनेजमेंट हो, कोई भी मैनेजमेंट में एनीथिंग एल्स, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, आप इनकम टैक्स में जाकर रीड कीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। पॉइंट नंबर 13 में भी बिल्कुल वही सेम है कि सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, सब सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, whether any part of the income or any property of the association was used or applied in a manner which result means directly आपने कोई बेनिफिट दे दिया, आप उसको दिखा रहे हो कि आपने ट्रस्ट का खर्चा किया है और कर दिया वो किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, मैंने जैसे आपको बताया था 2LA की कॉपी, और जो आपके ATG है या फिर 1023C में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको रखनी होगी। उसके अलावा जो पिछले अप्रूवल के जो ऑर्डर्स हैं वो सारे अप्रूवल्स के ऑर्डर भी आपको लगाने हैं। अगर किसी भी तरह का आपका एनजीओ में कोई चेंज आता है उसके डीड में या फिर उसके MOA में या फिर सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में जो अमेंडमेंट्स रूल्स हैं, वो सारे के सारे स्टार्टिंग से लेकर आपको जब तक टिल डेट तक जो भी अप्रूवल्स हैं वो सारे के सारे रेडी रखने हैं और वो आपको अटैच करने हैं। तो ये हमारी कंप्लीट लिस्ट थी। मैंने आपको मैक्सिमम कवरेज इसमें दिया है कि आप जो है अगर ये डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाते हैं और आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ ही आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी इसमें पूरी हेल्प की जाएगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फ्री सर्विस है, आप खुद से जाकर अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, गवर्नमेंट की कोई फीस इसमें अप्लाइड नहीं होती है। पर अगर आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेंगे तो उसकी फ़ीस इसमें लगेगी, वो सभी की अलग अलग होती है, वो सबकी अपनी क्वालिटी और सर्विस के अकॉर्डिंग अपनी जो फीस होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो ये डिसीजन आपका है कि आप खुद से करना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन से कराना चाहते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से आप लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।